दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज मैं रवि झा एक बार फिर आपके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेकर चर्चा करूंगा, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भूमिका में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जब हम सबसे पहले सवाल की बात करते हैं तो यूजुअली यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि यदि अभियुक्त मृत्युकालिक कथन करने के बाद जीवित बच जाता है तो उसके कथन का उपयोग किस संदर्भ में किया जाएगा। तो आमतौर पे परंपरा ये है कि वैसे तो आपका जो मृत्युकालिक कथन होता है, यानी कि जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन होता है, इसके अंदर इंडियन लॉ की अगर हम बात करें तो व्यक्ति का मरना नितांत ही आवश्यक होता है। जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, उसका डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, आप उसके स्टेटमेंट को एज अ डीडी यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर्ड नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देने के बाद वो बच जा रहा है तो उसके कथन को यहां पर एक संपोषक साक्ष्य के रूप में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम दूसरे सवाल को देखते हैं तो अमूमन ये बात करता है कि मान लीजिए कि अगर कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को निष्पादन करने वाले द्वारा प्रत्याख्यान कर दिया जाता है तो क्या अनुप्रमाणक साक्षी का बुलाया जाना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। आमतौर पे ये परंपरा होती भी है कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपने उस दस्तावेज को अनुप्रमाणित किया है, अगर वो व्यक्ति मौजूद है या अगर वो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट को देने के लिए समर्थवान है तो उन परिस्थितियों में उसको बुलाया जा सकता है, एक बार फिर से वेरीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा दस्तावेज जो आपका पेश नहीं किया गया है, लेकिन जब हम उसके सम्यक निष्पादन के बारे में बात करते हैं तो जो न्यायालय है उसकी एक अवधारणा होती है या उसका एक फिक्स प्रिजम्पशन होता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे सम्मुख जितने भी दस्तावेज पेश किए गए हैं वो सभी के सभी पूर्ण रूप से ना सिर्फ अनुप्रमाणित है बल्कि स्टैंपित भी है और लॉ के द्वारा जो विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं उन सभी प्रावधान के सभी क्राइटेरियाज को वो फुलफिल भी करते हैं। उसके बाद एक सवाल आपसे यहां पर पूछा जा सकता है युग्म के सम्मेलन के। तो आमतौर पे रसगेश्य आपको धारा 6 में बताया गया है। जब हम लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों के संदर्भ में बात करते हैं तो ये प्रावधान आपको धारा 34 में देखने को मिलता है, लेकिन जब हम एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं तो यह आपको 45 में देखने को मिलता है और न्यायिक रूप से अविच्छेदनीय तथ्य जो होते हैं ये आपको धारा 57 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन है ये आपका सही रूप से मेल नहीं कर रहा है। उसके बाद हम उन परिस्थितियों का भी जिक्र करेंगे जहां पर संस्वीकृति विसंगत हो जाती है। तो वो परिस्थितियां जब प्राधिकारिक व्यक्ति की ओर से उत्प्रेरणा द्वारा कारित की गई हो तो ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे जो आपकी संस्वीकृति होती है वो आपकी विसंगत मानी जाती है। उसके बाद जब हम मृत्युकालिक कथन के ग्राह्य की बात करते हैं, यानी कि इनकी रेलेवेंसी और इनके एडमिशन को लेकर बात करते हैं, तो ना सिर्फ ये आपका दांडिक मामलों में ग्राह्य होता है बल्कि ये आपका दीवानी मामलों में भी ग्राह्य होता है। तो इस हिसाब से जो विकल्प सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद एक परंपरा और है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। तो जब मूल आग्रह पाया गया हो तो ये वो परिस्थिति है जहां पर आप चाह कर भी द्वितीयक साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग परिस्थितियां आपको ऑप्शन ए, बी और डी में बताई गई हैं वहां पे तो आपको द्वितीयक साक्ष्य देने की इजाजत कोर्ट के द्वारा भी दी गई है और इसका जिक्र आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी दिया जाता है। उसके बाद जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि वो कौन सा कथन है जो सही है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो आपकी स्वीकृति मौखिक होती है या दस्तावेजी होती है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में भी हो सकती है, तो आमतौर पे आपका जो भी स्टेटमेंट होता है या आपका जो भी कथन होता है ये आपके पास एक विकल्प दिए गए हैं कि आप चाहें तो आप ओरली दे सकते हैं, आप चाहें तो आप डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो रेलेवेंट होना चाहिए और एडमिसिबल भी होना चाहिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि किसी दस्तावेज को
पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है तो उस समय वो एज साक्षी नहीं आता है, तो आमतौर पे आप उसको प्रतिपक्षा के रूप में आप उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप वाकई में उसकी प्रति परीक्षा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एज अ विटनेस उसको कॉल करना होगा। जब तक एक साक्षी के रूप में कोर्ट के द्वारा या पार्टी के द्वारा उसको कॉल नहीं किया जाता है, तो इस आधार पे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसके पास एक ऐसा समन आया था कि आपको वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना है, सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे आप उसकी प्रति परीक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब हम मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता की बात करते हैं तो आमतौर पे कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। बात यह है कि कथन करने वाले को कथन करते समय मृत्यु की आशंका थी, तो सिर्फ आशंका के आधार पे आप डाइंग डिक्लेरेशन आपका कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो कथन आप कह रहे हैं उसका संबंध आपकी मृत्यु से है, जो कथन आप कह रहे थे उसके ठीक बाद आपकी मृत्यु हो गई, या जिन परिस्थितियों का आप जिक्र कर रहे थे उसी के परिणाम स्वरूप अगर आपकी मृत्यु हो गई तो उन परिस्थितियों में तो आपका मृत्युकालिक कथन एक योग या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं वह संस्वीकृति आग्रह है जो अभियुक्त ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, तो आमतौर पे हम इसको बहुत ज्यादा कंसीडर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचारण में का कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट खा द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था तथा तद विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खा को साक्ष्य देने के लिए किस संदर्भ में आप इसको मानते हैं, तो आमतौर पे वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जा सकता है। तो आमतौर पे जो आपका उच्च न्यायालय होता है या जो आपके वरिष्ठ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, अगर इनको लगता है कि कंपेयर करना आवश्यक है तो ही कंपेयर किया जा सकता है, अदरवाइज आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि मजिस्ट्रेट खा के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, खा से साक्ष्य के पूछे जाने के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य होगा, तो वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश का जिक्र जरूर करना आवश्यक यहां पर होता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एक सेशन न्यायालय के समक्ष एक अभियुक्त को पेश किया गया है, उसका विचारण चल रहा है और उसके ऊपर ये आरोप लगे हैं किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयास किया गया है, तो क्या खा की परीक्षा किया जा सकता है और क्या घटित हुआ था, तो आमतौर पे यहाँ पे खा को ना सिर्फ एग्जामिन किया जा सकता है बल्कि उन सभी बारों में जानकारी भी ली जा सकती है कि आखिर उस जगह पर कौन सी घटना घटित हुई थी। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है वो बात करता है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला सवाल ये है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से उसके न्यायिक आचरण के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से किसी भी ऐसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में पूछा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। उससे ऐसी भी घटनाओं के बारे में प्रश्न किए जा सकते हैं जो उसके सामने न्यायालय में हुई है, इस बारे में ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है और नंबर ऑफ केसेस में उनको एज अ विटनेस भी कॉल किया जाता है। उसके बाद जब हम दूसरे ऑप्शन पे या हम दूसरे सवाल पर आते हैं तो आमतौर पे विवाह के पूर्व की संसूचना को पति या पत्नी को प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य की बात ये कर रहा है। दूसरा, विवाह के पक्षकारों के बीच सिविल या आपराधिक कार्रवाई चल रही हो तो संसूचना प्रकट करने के लिए अनुगत किया जा सकता है। वह व्यक्ति जिसने वह संसूचना की थी कि उसका हित प्रतिनिधि सम्मत हो तो वह संसूचना प्रकट करने के लिए विवश या अनुगत किया जा सकता है। अब यहाँ पे जब हम ऊपर के दो ऑप्शंस को देखते हैं बी और सी को, तो ये तो हमें रिलेवेंट लगता है, लेकिन विवाह के पूर्व की संसूचना को पति या पत्नी को प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अभी तक आपका विवाह हुआ नहीं है, जब विवाह हो जाता है तब आप कंपेयर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विवाह के पहले की बात है, आमतौर पे वहां पर दबाव डाल के चीजों को निकलवाया जा सकता है। तो इस आधार पे जो तीन के तीनों ऑप्शन हैं वो पूर्ण रूप से आपके सत्य होते हैं। उसके बाद जब हम वृत्तिक संसूचना के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पे कक्षीकार द्वारा
अधिवक्ता को दी गई संसूचना कक्षीकार की अभिव्यक्ति की सम्मति से प्रकट की जा सकती है, बिल्कुल सही है। किसी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी संसूचना प्रकट की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। नियोजन के पश्चात अपराध या कपट किया गया तो संसूचना प्रकट की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। वृत्तिक संसूचना के प्रावधान वकील के सेवकों को लागू नहीं होंगे, ये आपका पूर्ण रूप से असत्य कथन है। उसके बाद जब हम बात करते हैं शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की परीक्षा की जा सकती है, तो वो दो ही परिस्थितियों में किया जा सकता है, प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा में। उसके बाद जब हम देखते हैं कि का साक्ष्य आसन द्वारा खा की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है, यह तथ्य कि का ने अन्य अवसरों पर खा पर असर किया, आमतौर पे क्या यह सुसंगत माना जाएगा? अगर वो परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आज से पहले भी अलग अलग परिस्थितियों में हत्या का प्रयास किया गया है, तो वो बिल्कुल और पूर्ण रूप से सुसंगत ही मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इस सवाल के अंदर आपको असत्य कथन को आइडेंटिफाई करना है। पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि की जा सकती है। अगर कोलैबोरेशन है तो बिल्कुल की जा सकती है। सह अभियुक्त की संस्वीकृति एक संपोषक साक्ष्य है, बिल्कुल है। सह अभियुक्त की संस्वीकृति सह अपराधी के लिए परिसाक्ष्य के मुकाबले कमजोर साक्ष्य है, बिल्कुल है। सह अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर अन्य व्यक्ति तथा संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति की दोष सिद्धि की जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। उसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रायल को रन करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर सत्र विचारण को करना पड़ेगा और कोलैबोरेशन का होना नितांत आवश्यक है। विदाउट कोलैबोरेशन आप इन चीजों को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल यहां पर पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो सिविल मामलों में स्वीकृति सुसंगत नहीं है जब वह इस शर्त के आधार पर दी गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, ये आपका सही स्टेटमेंट है। दस्तावेज के असली होना प्रश्नगत हो तो उस दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत नहीं है। दस्तावेज है तो आपको दस्तावेज के माध्यम से ही देना पड़ेगा। जब पेश की गई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रश्नगत हो तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत है, ये कथन आपका सही है। और दूसरा है स्वीकृति स्वीकृतकर्ता के पक्ष में साबित नहीं की जा सकती है, ये कथन आपका असत्य है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो कथन है वो आपका असत्य होता है। तो पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग पर विश्वास किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जब साक्षी पक्षद्रोही हो जाता है तो उसे प्रतिरक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्न बुलाने वाले पक्षकार द्वारा पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। पक्षद्रोही साक्षी न्यायालय तभी घोषित करता है जब वह बुलाने वाले के पक्ष में जानबूझकर सत्य बताने का इच्छुक नहीं है, ये भी कथन सत्य है। पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये पूर्णतया असत्य कथन है और ये कॉन्सेप्ट आपका हॉस्टाइल विटनेस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जब हम साक्ष्य की ग्रहता का निश्चय कौन करेगा, तो ये अधिकार न्यायाधीश के ऊपर दिया गया है, यानी कि इट इज द जज हु विल हैव टू डिसाइड कि वो एविडेंस आपका एडमिसिबल होगा या नहीं। उसके बाद जब हम सामान्य नियम यह है कि निर्णय सुसंगत नहीं होते हैं, परंतु निम्नलिखित में से कौन से निर्णय सुसंगत होंगे, तो रेस जुडिकेटा लोक पक्षी निर्णय या लोक प्रकृति की बातों का जिक्र करते हैं, तो ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपके सुसंगत ही होते हैं। उसके बाद गवाहन झूठ बोल सकते हैं किंतु परिस्थितियां नहीं, ये कथन एक फेमस स्कॉलर का था जिनको कि हम लोग पाबी के नाम से जानते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित है, तो ये आपका हॉस्टाइल विटनेस है जिसका जिक्र आपको 154 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम वृत्तिक संसूचना की बात करते हैं तो ये प्रावधान आपको धारा 126 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम संस्कृति की परिभाषा की बात करते हैं तो इसका जिक्र ना तो आपको 24 में मिलेगा, ना तो 25 में मिलता है और ना ही 26 में मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक गूंगे या बहरे व्यक्ति के संदर्भ में जो आमतौर पे लिखकर या संकेत द्वारा साक्ष्य देने में असमर्थ है, तो वहां पर न्यायालय किन लोगों की सहायता लेता है, तो वहां पर न्यायालय उन लोगों की सहायता लेता है जो विशेष प्रबोधक होते हैं या निर्वचक होते हैं या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उनकी बातों को समझ के कोर्ट को कन्वे कर सके। और जब हम
न्यायाधीश द्वारा किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य में नहीं ले सकता है। किस वाद में यह बात निर्णित की गई थी? तो ये कॉन्सेप्ट आपका हरप्रसाद बनाम शिव दया में इस बात का ज़िक्र आपको किया गया है। तो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और बेसिक प्रावधान थे, जो यूजुअली आपसे घुमा-फिरा कर पूछे जाते हैं। सवालों को पूछने का तरीका बिल्कुल सही होता है, बस उनको थोड़ा-सा टेक्निकली रूप से मोल्ड कर दिया जाता है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को कम से कम आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और अपना प्यार टारगेट फॉर आईक्यू पे बनाने के लिए आप सभी का